आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे आज के सीयूटी की सेशन में, जहां पे चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग की हम यहां पे शुरुआत करेंगे। अगर चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग की बात करें तो आप सभी को पता है कि प्लानिंग चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें से ज्यादातर क्वेश्चन जो है आते हैं वो है आपके यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्लान्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लान्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर है, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनने के यहाँ पे चांसेस है। बट उसके अलावा भाई हम तो पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे आज के इस सेशन में प्लानिंग के अंडर जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं या जो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, उसमें सबसे पहले आएगा आपका मीनिंग ऑफ प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग एग्जैक्टली क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, वो हम यहाँ पे समझेंगे, फॉलोड बाय फीचर्स, या तो आप इसको जो है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग भी कह सकते हो। उसके बाद हम आगे जाएंगे टू द इंपॉर्टेंस, जिसको आप एक तरीके से सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग भी कह सकते हो। देन हम आएंगे टू द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशंस की बात करें तो इसको दो हिस्सों में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक आएगा आपका यहाँ पे इंटरनल लिमिटेशंस एंड दूसरा जो है वो है आपका यहाँ पे एक्सटर्नल लिमिटेशंस। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे प्रोसेस ऑफ प्लानिंग पे जाएंगे। याद रखना, जब भी प्रोसेसेस की बात आए तो सीक्वेंसेस को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसे आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लानिंग, या आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंट्रोलिंग, या आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो सीक्वेंस या तो स्टेप्स वाइज इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाएंगे, जो कि है टाइप्स ऑफ प्लान्स। अब इसमें जो है हमें दोनों ब्रॉड कैटेगरीज को यहाँ पे समझना है, जो कि डिवाइड हो जाएगा इनटू सिंगल यूज प्लान्स एंड आपका स्टैंडिंग प्लान। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान, सिंगल यूज प्लान क्या है, स्टैंडिंग प्लान क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है, डिफरेंट सब टाइप्स क्या है, उसको यहाँ पे हम डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। सबसे पहले मैं अगर प्लानिंग की बात करूं तो प्लानिंग के कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। सबसे पहले तो प्लानिंग हमेशा होता है फ्यूचरिस्टिक। हम जो बीता हुआ कल है, जो पास्ट है, जो गुजर चुका है, बेटा उसके लिए प्लानिंग नहीं कर सकते। प्लानिंग हम किस चीज के लिए करते हैं? फ्यूचर का सोच के करते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि भाई मेरे को मेरे कंपनी का जो रेवेन्यू है नेक्स्ट ईयर 20% से बढ़ाना है। अब सवाल है कैसे बढ़ाना है, तो उसके लिए हम एक प्लान डिजाइन करते हैं। तो प्लानिंग जो है कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाया जाता है, फ्यूचर के बारे में सोच के कि हम कब, कहां, क्या, कैसे करेंगे, इसको सोचकर यहाँ पे बनाया जाता है। तो इसीलिए जब भी मैं प्लानिंग की बात करूं, सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे समझनी है, प्लानिंग इज ऑलवेज थिंकिंग इन एडवांस। पहले से सोचना कि कल क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे। ठीक है, तो थिंकिंग इन एडवांस, क्या एडवांस में सोचना, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, हु इज टू डू। क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे और कौन इसको करेगा। तो पहले से एक डेफिनेट सीक्वेंस यहाँ पे प्लान करना कि अगर मैं कहती हूँ कि मेरा कोई एक ऑब्जेक्टिव है, कोई टारगेट है, कोई गोल है जिसको मैं अचीव करना चाहती हूँ, कैसे अचीव करूं, क्या स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, कब, कहां, क्या काम करेंगे, कौन कौन से काम को यहाँ पे करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम एडवांस में यहाँ पे डिसाइड करते हैं, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको प्लानिंग में यहाँ पे याद रखनी है, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। राइट, एक सिंपल से यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं इसको बेहतर समझने के लिए। राइट, मान के चलिए कि ये आपकी कंपनी है। अब आपकी कंपनी में यहाँ पे आपकी जो प्रेजेंट सेल्स है, प्रेजेंट जो आप ईयरली सेल्स करते हो, लेटर से दैट इज 10 करोड़ रुपीस। अब आप चाहते हो कि नेक्स्ट ईयर जो है आप अपने कंपनी के सेल्स को यहाँ पे बढ़ाओ, तो फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर में आप अपने सेल्स को जो 10 करोड़ है आज के तारीख में, उसको इंक्रीज करके आप यहाँ पे 12 करोड़ रुपीस करो। अब सवाल ये है कि आज तो आप 10 करोड़ का सेल करते हो, आपको आगे जाके यहाँ पे 12 करोड़ का सेल्स करना है, बट यहां से यहां तक पहुंचोगे कैसे? अब मैंने बोल दिया कि पापा नेक्स्ट ईयर 20 का सेल बढ़ाना है, 10 से 12 करोड़ का करना है, तो ये हो तो नहीं जाएगा। मुझे इसके लिए यहाँ पे कुछ प्लान करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि भाई मैं मार्केटिंग ज्यादा करूं, मैं एडवर्टीजमेंट ज्यादा करूं, मैं सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट करूं, कुछ तो करूं कि मेरा सेल्स जो है 10 करोड़ से 12 करोड़ बन जाए। राइट, तो ये जो हम सोचते हैं कि यहां से यहां तक का सफर कैसे तय होगा, इसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, तो इसी को हम यहाँ पे प्लानिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्लानिंग कहते हैं। तो वो आपके प्रेजेंट और फ्यूचर जहां पे आप अचीव करना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो, इसके बीच में जो गैप है, दिस इज द गैप। ये गैप को वो ब्रिज करता है, गैप को जो है प्लानिंग यहां पे कवर करता है।
चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है यहाँ पे फीचर्स, या तो आप इसको कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। अब यहाँ पे मैं प्लानिंग के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो सबसे पहला फीचर कहता है कि जो आपका प्लानिंग है वो आपके ऑब्जेक्टिव्स को कंट्रीब्यूट करता है। देखो बेटा, जब भी मैं कंपनी की गोल्स या ऑब्जेक्टिव सेट करती हूँ या जब भी मैं प्लानिंग की शुरुआत करती हूँ तो सबसे पहला मेरा काम होता है कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करना, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्टिव्स नहीं है मुझे पता नहीं है कि मुझे अचीव क्या करना है। मैं कहती हूँ ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो पहले फ्यूचर में मुझे क्या चाहिए, सेल्स बढ़ाना है, रेवेन्यू बढ़ाना है, मुझे एडिशनल प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मुझे कंपनी को ग्रो करना है, करना क्या है, तो उसके लिए फिर मैं प्लान बनाती हूँ। तो प्लानिंग की अगर बात की जाए तो वो आपके ऑब्जेक्टिव्स में कंट्रीब्यूट करता है, एक तरीके से कंपनी जो है अपने सेट किए हुए ऑब्जेक्टिव्स गोल्स को अचीव कर सके, इसीलिए प्लानिंग यहाँ पे मदद करता है। ठीक है, सेकेंड फीचर यहाँ पे क्या कहता है कि प्लानिंग जो है वो एक तरीके से प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। मैं प्राइमरी कहूं या मैं इसको एक तरीके से फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कह सकती हूं। जब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट तो कैसे पढ़ते हैं, POSDC। तो शुरुआत किससे होती है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की, तो प्लानिंग से। और प्लानिंग जो है बेस ऑफ अदर फंक्शंस है। अब जैसे ऑर्गेनाइजिंग में मुझे रिसोर्सेस अरेंज करना है तो कहां कब कितने रिसोर्सेस लगेंगे वो प्लानिंग से पता चलेगा। कितने लोगों की जरूरत होगी स्टाफिंग करने के लिए, प्लानिंग से पता चलेगा कि काम कितना है, राइट। तो मेरे बाकी जो भी यहाँ पे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये सारे जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है प्लानिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। तो शुरुआत हमेशा प्लानिंग से होती है, वो बेस एंड द फर्स्ट एंड द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, और बाकी जो सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो प्लानिंग के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उसके ऊपर निर्भर होता है। जो थर्ड फीचर ऑफ प्लानिंग है वो कहता है कि प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है, तो प्रेजेंट एवरीवेयर, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी डिपार्टमेंट में, एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग मौजूद होता है। जब मैं कहती हूँ एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, तब देखो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको प्लान बनानी है, पॉलिसीज बनानी है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उसको प्लान बनाना है अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स, गोल्स को अचीव करने के लिए। जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उसको प्लानिंग करनी है कि किस तरीके से प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, किस तरीके से वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी एंड सो ऑन। बट प्लानिंग तो एवरी लेवल पे करना है, एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग होता है, और इसीलिए हम क्या कहते हैं, प्लानिंग इज परवेसिव, जिसका मतलब क्या है, प्लानिंग इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट आपका फीचर यहाँ पे क्या कहता है कि जो प्लानिंग है, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग है। यहाँ पे जब मैं फॉरवर्ड लुकिंग की बात करती हूँ तो उसका मतलब ही होता है कि प्लानिंग जो है फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए की जाती है कि भाई फ्यूचर में एज अ कंपनी मुझे क्या अचीव करना है, क्या मेरे ऑब्जेक्टिव्स है, क्या मेरे गोल्स है, क्या मैं यहाँ पे पाना चाहती हूँ। तो प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, कल मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सोचकर ही यहाँ पे प्लानिंग को किया जाता है, राइट। नेक्स्ट फीचर क्या कहता है कि प्लानिंग एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये देखो बेटा, बाकी जनरली हमें क्या लगता है कि एक बार आपने प्लान बना दिया, ठीक है, फिर आपका प्लानिंग का काम खत्म, फिर तो ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये सब होते रहेगा। ऐसा नहीं है। जब भी हम प्लानिंग की बात करें तो प्लान हम एक बार बनाते हैं, बात सही है, बट मान के चलो कि मैंने एक बार प्लान बना लिया, प्लान बनाने के बाद यहाँ पे प्लान को इंप्लीमेंट करते वक्त बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आ गए। अब मैंने जो सोचकर, जो बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रेडिक्ट करके प्लान बनाया था, अब सिचुएशन बदल गई। तो हो सकता है कि उस दौरान मुझे प्लान्स में चेंजेस करने पड़े, मॉडिफिकेशंस करने पड़े, बदलाव लाने पड़े। तो भाई प्लानिंग को टाइम टू टाइम आपको चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, एडजस्ट करना है आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इसीलिए प्लानिंग कंटिन्यूअस इन नेचर है। एक बार आपने प्लान बना दिया, आपका काम खत्म, ऐसा नहीं होता, राइट। नेक्स्ट फीचर क्या कहता है कि प्लानिंग जो है वो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व करता है। देखिए बेटा, जब भी मैं प्लानिंग की बात करती हूँ तो प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग होता है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू। हमें यहाँ पे एडवांस में डिसाइड करना होता है। मुझे पहले से पता होना चाहिए कि कौन कब क्या काम करेगा, मुझे पहले से पता होना चाहिए कि कब कौन सा काम यहाँ पे होगा। तो ये डिसीजन मेकिंग यहाँ पे इन्वॉल्व करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम कहते हैं कि प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। मेंटल एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि प्लानिंग जब भी करते हैं तो यहाँ पे उसमें क्रिटिकल थिंकिंग
इन्वॉल्व होती है, राइट क्योंकि प्लानिंग जो है, प्लान्स बनाना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसमें इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टाइज, नॉलेज की जरूरत होती है, राइट तो बेटा देखो, प्लानिंग करने के लिए आप किसी को भी कंपनी के लिए प्लान्स बनाने नहीं दे सकते। ऐसे लोग जिनमें बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्ट है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है, नॉलेज है, सिर्फ वही लोग कंपनी के लिए प्लान्स बना सकते हैं। तो ये एक मेंटल एक्सरसाइज है, इसमें बहुत ही ज्यादा आपका समय जाता है, आपकी सोच जाती है, थिंकिंग प्रोसेस जाता है, हर एक चीज इवैल्यूएट करनी पड़ती है, कैलकुलेट करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना पड़ता है, तब जाके प्लान बनता है। तो बहुत ही ज्यादा ये मेंटल एक्सरसाइज है, बहुत ही ज्यादा इसमें एक थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो दिस इज योर इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब देखिए बेटा, एक चीज अब समझो, प्लानिंग करने में समय भी बहुत चाहिए, प्लानिंग करने में कॉस्ट भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। एक ऐसा व्यक्ति जो एक्सपर्टाइज है, एक्सपीरियंस है, जो उतनी हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्ट रखता है, जो उतना ज्यादा सोच पाता है, वही व्यक्ति यहाँ पे प्लानिंग कर पाता है। तो जाहिर सी बात है, उनके पेमेंट भी ज्यादा होंगे। प्लान बिकॉज कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसको बनाने में समय भी लगता है, बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैन भी करना पड़ता है। बट फिर भी हम कहते हैं कि आज के तारीख में मेजॉरिटी कंपनीज जो भी अपनी एक्टिविटीज करती है, प्लान करती है। अब सवाल है क्यों, वाई? अगर प्लानिंग में इतना पैसा जाता है, इतना समय जाता है, तो क्यों प्लानिंग करना जरूरी है? तो देखिए, सबसे पहले अगर आप प्लानिंग करते हो तो प्लानिंग का सबसे पहला पार्ट ये कहता है कि प्लानिंग एक तरीके से आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। अब मान के चलो कि आप डायरेक्टिंग फंक्शन की बात करते हो, आप कहते हो कि भाई हमें डायरेक्टिंग में हमारे जो एम्प्लॉइज है उनको इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि कौन कहां कब क्या काम करेगा, राइट? बट मुझे कैसे पता कि कौन कहां कब क्या काम करेगा? तो इंस्ट्रक्शंस देते वक्त हम प्लान्स को रेफर करते हैं कि चलो सबसे पहले ये होना है, फिर ये होना है, फिर ये होना है, तो इस काम को ये करेगा, इस काम को ये करेगा, इस काम को ये करेगा, इसको मैं करूंगी। तो प्लानिंग है, तो प्लानिंग एक गाइड के तौर पे, एक यहां पे मैप के तौर पे एक्ट करता है, जो आपको डायरेक्शन देता है कि अगर आप कंपनी के गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हो तो आपको कब, कहां, कौन से डायरेक्शन में जाना है। तो प्लानिंग इन एडवांस हम करके रखते हैं सो दैट अकॉर्डिंगली हमें बाद में पता हो कि हमें कब, कहां, कौन सी एक्टिविटी को करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या कहता है कि प्लानिंग जो है कहीं ना कहीं रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज जो है यहां पे रिड्यूस करता है। देखो बेटा, रिड्यूस वर्ड यूज हुआ है, पहली चीज तो ये समझो। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या? अनसर्टेनिटी का मतलब होता है, आप लिख सकते हो एनीथिंग विच कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड। कोई भी ऐसी चीज जिसको आप एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अब देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, उसमें कभी भी, कहीं भी, कौन से भी चेंजेस हो सकता है। अब हम बिजनेस एनवायरनमेंट में कब, कहां, कौन से चेंजेस होंगे ये पता करने के लिए हम करते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग। हम फोरकास्टिंग करते हैं, अलग अलग एरियाज को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं कि हमें पता चले कि कब, कहां जो है कौन से चेंजेस होंगे। बात 100% की। बट क्या आप कोई भी फ्यूचर को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हो? नहीं। कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी मेहनत डालो, कितना भी वर्कफोर्स डाल लो, फ्यूचर को एक्यूरेटली कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो यहां पे हम जब प्लानिंग करते हैं, बिकॉज हम पहले से यहां पे बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं, पहले से जानकारी रख रहे हैं कि कब, कहां क्या चेंजेस आ सकते हैं, अकॉर्डिंगली हम अपने बिजनेस, अपने प्लान्स को प्रिपेयर करते हैं। अब मुझे पता है कि मैं कहीं बाहर जाने वाली हूं, वहां का क्लाइमेट बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी बारिश हो सकती है, तो मैं पहले से बारिश के लिए जो जैकेट है, विंड शीटर है, अम्ब्रेला है, ये लेकर तैयारी करके जाऊंगी ना कि बाबा अगर ऐसा हो भी गया तो मैं तैयार हूं। सेम बिजनेसेस में होता है। तो यहां पे उसकी वजह से जो अनसर्टेनिटी है, जो सडन इवेंट्स एंड शॉक्स होते हैं, उससे बिजनेस यहां पे प्लानिंग करने से बच सकता है, क्योंकि प्लानिंग करते वक्त जो हम बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस करते हैं उसकी वजह से हम पहले से तैयार होते हैं इन चेंजेस के लिए। तो भाई ऐसे सडन ऐसा नहीं हो जाएगा कि अरे यार ये होगा, वो तो पता ही नहीं था, क्योंकि हम पहले से एनालिसिस कर चुके होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे इंपॉर्टेंस क्या कहता है कि जो प्लानिंग है इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। ये देखो, ओवरलैपिंग या वेस्टफुल एक्टिविटीज कब होती है? जब एक
काम 2 जन करते हैं, ठीक है। हाँ, काफी बार एक काम को करने के लिए 2 व्यक्ति लगता है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूं। देखिए, प्लानिंग क्या कहता है? थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू। तो हमें पहले से पता है कि मान के चलिए हमारे पास 3 काम है, तो एक काम ए करेगा, एक बी करेगा, एक सी करेगा। हमने पहले से यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क करके रखा हुआ है। तो इससे क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे का काम यहाँ पे नहीं करेगा। अब मान के चलिए जैसे मेरे पास 3 सेट ऑफ काम है, 1, 2 और 3, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला ये ए करेगा, ये बी करेगा, ये सी करेगा, ये मैंने किधर डिसाइड किया? तो यहाँ पे प्लानिंग में डिसाइड किया। अगर मैं प्लानिंग नहीं करती और कोई भी अपना काम रैंडमली पिक करता है, तो ए बोलता है मैं फर्स्ट टास्क करूंगा, बी भी बोलता है मैं फर्स्ट टास्क करूंगा, सी बोलता है मैं सेकंड करूंगा, तो थर्ड टास्क कोई कर ही नहीं रहा है। फर्स्ट टास्क जो है ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है, मतलब रिपीटेटिव हो रहा है, तो किसी एक का काम तो वेस्ट ही होने वाला है ना। समझ रहे हो? तो प्लानिंग में बिकॉज हम पहले से डिविजन ऑफ वर्क करते हैं, पहले से पता होता है कि कौन कब क्या काम करेगा, एक कंफ्यूजन और केओस नहीं होता, पहले से डिसाइडेड होता है, हमें पता होता है, क्लैरिटी होती है कि कौन कब क्या काम करेगा। दूसरा, बिकॉज कोई काम यहाँ पे डबल नहीं हो जाता, रिपीटेटिव नहीं हो जाता है, हमारे जो रिसोर्सेज है यहाँ पे वेस्ट नहीं होते। अब देखिए, अगर एक काम 2 जन ने करा तो किसी एक का तो काम जो है यहाँ पे वेस्ट होगा ना, किसी एक का तो वेस्ट होगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या कहता है कि जो प्लानिंग है इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। देखिए बेटा, प्लानिंग में क्रिटिकल एंड इवैल्यूएटिव थिंकिंग जो है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है, राइट। तो हम यहाँ पे चीजों को सोचकर, समझकर, यहाँ पे चीजों को अंडरस्टैंड करके, यहाँ पे चीजों को प्लान करके तब हम इसको प्लान करते हैं, या प्लानिंग का यहाँ पे जो है एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट। तो इसमें हमारे पास मौका होता है कि अगर हमें यहाँ पे अपने बिजनेसेस में, मेथड्स में, प्रोसेसेस में कुछ भी इनोवेशन लाना है, इनोवेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कोई भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में, उसको एक कॉम्पिटिटिव एज देने में। देखिए बेटा, जो सब कर रहे हैं वो आप कर रहे, तो फर्क क्या? आप अगर कुछ इनोवेटिव कर पाते हो, कुछ अलग कर पाते हो जो बाकी सब नहीं कर रहे, तब आप कंपटीशन में आगे निकल पाते हो। तो प्लानिंग में जब हम क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, जब हम सोच रहे हैं, तब हमारे पास एक मौका होता है कि हम ऐसे इनोवेटिव आइडियाज, प्रोसेसेस, मेथड्स को यहाँ पे अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या कहता है कि जो प्लानिंग है इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, जो मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता चुकी हूं कि देखिए बेटा, प्लानिंग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लानिंग में हम एडवांस में अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे सेट कर देते हैं। मुझे पता होता है पहले से कि मुझे अचीव क्या करना है, मैं पाना क्या चाहती हूँ, मैं करना क्या चाहती हूँ, तो इससे मैं राइट डिसीजन ले सकती हूँ जो मुझे मेरे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में मदद करे। जैसे मान के चलो कि कोई भी काम करने के अनेक यहाँ पे तरीके होते हैं। अब मेरे पास एक काम को करने के लिए या एक प्रोसेस को बनाने के लिए 2 मेथड्स अवेलेबल है, मेथड ए, मेथड बी। अब मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे मेरे काम को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, क्योंकि अर्जेंट ऑर्डर है और मुझे ये ऑर्डर समय से डिलीवर करना है, वरना मेरी कंपनी को नुकसान हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे काम को सही समय से कम समय में यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो अगर मेरे पास 2 मेथड है, एक मेथड यहाँ पे जो है कहता है कि आप फटाफट काम कर सकोगे, दूसरा मेथड कहता है कि समय लगेगा लेकिन खर्चा बच सकता है। अब मेरे नीड के मुताबिक मुझे तो फर्स्ट मेथड चूज करना है ना, क्योंकि भले खर्चा थोड़ा 19-20 जा रहा है या 20-22 जा रहा है, बट यहाँ पे मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है काम को समय से कंप्लीट करना। तो यहाँ पे बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स क्लियरली डिफाइंड होते हैं, एज अ मैनेजर आप जब चूज करते हो, जब ऑल्टरनेटिव्स में चूज करते हो या कोई भी डिसीजन लेते हो, आप यहाँ पे अप्रोप्रिएटली इन डिसीजंस को ले पाते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहता है इंपॉर्टेंस की जो प्लानिंग है इट एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। देखो बेटा, मैं हमेशा कंट्रोलिंग की जब बात करती हूँ, मैं कहती हूँ कंट्रोलिंग बोले तो क्या, तो कंट्रोलिंग इंश्योर्स दैट प्लान्स आर फॉलोड। तो कंट्रोलिंग का काम है ये ध्यान में रखना कि जो भी चीजें हो रही है, जो भी एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, वो आपके प्लान के मुताबिक चले। सही कह रही हूं? तो बट इसके लिए प्लान तो होना चाहिए। मुझे पता ही नहीं है कब क्या कहां करना है, तो मैं कैसे कंट्रोल करूंगी, चेक करूंगी कि क्या चीजें समय से हो रही है, क्या चीजें प्लान के मुताबिक हो रही है। तो प्लानिंग है तो
कंट्रोलिंग कर पाओगे। अगर प्लान से नहीं बनाओगे तो कंट्रोलिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब यहां पे जब मैं लिमिटेशंस की बात करती हूं तो दो तरीके के लिमिटेशंस होते हैं, एक इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल की अगर बात करें तो बिकॉज ये इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन, कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रोल में हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन इनको कंट्रोल कर सकता है या इंप्रूव कर सकता है। जबकि एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बाहर होते हैं या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होता है। राइट, यहां पे मैं अगर इंटरनल फैक्टर्स की बात करूं तो सबसे पहला जो इंटरनल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग है वो है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। अब देखिए बेटा, होता क्या है कि एक बार आपने प्लान को बना लिया, उसके बाद उसमें चेंजेस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहां पे प्लान में एक 3-4 चीजें नहीं होती कि बाबा ब्लू नहीं पिंक कर दो, बाबा व्हाइट नहीं येलो कर दो। नहीं, प्लान जो बिजनेस लेवल पे बनते हैं वो बहुत लंबे चौड़े लेंथी प्लान्स होते हैं। तो एक चीज को बदलना मतलब हर चीज को चेंज करना, यहां पे मूव करना, जो कि पॉसिबल नहीं होता। तो एक बार प्लान बने उसके बाद चुपचाप उसको बस आपको फॉलो करना है। अब यहां पे किसी को लगता है कि नहीं ऐसे करेंगे तो फायदा होगा, ये नहीं इसको करेंगे तो बेटर होगा, पॉसिबिलिटी कम होती है चेंजेस करने की, और उसकी वजह से एक रिजिडिटी आ जाती है कि एक बार प्लान बन गया तो बस अब इसको चुपचाप फॉलो करो। सेकेंड लिमिटेशन क्या कहता है कि प्लानिंग जो है वो एक डायनामिक एनवायरमेंट में शायद काम ना करे। देखो बेटा, मैं कहती हूं प्लानिंग कंटिन्यूस है, एनवायरमेंट में चेंजेस आए तो हो सकता है कि आपको अपने प्लान में चेंजेस लाने पड़े, बट अगर ये चेंजेस बार बार लगातार आते रहे और मैं अपने प्लानिंग में बार बार चेंज करूं तो शायद वो प्लानिंग काम ही ना करे। देखो बेटा, प्लान एक बार बन जाता है ना, उसमें चेंजेस करना बहुत डिफिकल्ट है, और अगर ये चेंजेस आपको रेगुलरली बार बार लगातार करना पड़ गया तो ये और डिफिकल्ट हो जाएगा। राइट, और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपका एनवायरमेंट डायनामिक है, ठीक है, यहां पे जो है फ्रीक्वेंट या तो आप कह सकते हो रेगुलर चेंजेस है, बार बार चेंजेस आते हैं, तो यस ऐसे एनवायरमेंट में प्लानिंग शायद काम ना करे, क्योंकि अगर हम प्लानिंग में बार बार लगातार चेंजेस लाते हैं तो बहुत हाई चांसेस है कि ये प्लान सक्सेसफुल नहीं होंगे। राइट, नेक्स्ट लिमिटेशन बेटा यहां पे क्या कहता है कि प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब देखिए बेटा, जनरली क्या होता है कि जब मैं क्रिएटिविटी की बात करती हूं, क्रिएटिविटी एक ऑर्गेनाइजेशन में कब आती है? जब मुझे लगता है कि नहीं ऐसे कर सकता है, जब हम सजेशंस दे सकते हैं, जब हम इनोवेटिव आइडियाज यहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट मैंने आपको क्या बताया कि एक बार प्लान बन गया बस उसको आपको फॉलो करना है। अब ऐसे केस में मान के चलो एक एम्प्लॉय कहता है कि सर अगर इस प्रोसेस को ऐसे नहीं इस तरीके से करेंगे तो काम कम समय में भी होगा और रिसोर्सेज भी बचेंगे। बट भले मैं यहां पे सजेशन दूं, उसको प्लान में तो इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि प्लान को तो हम बार बार लगातार चेंज नहीं कर सकते। तो यहां पे जो क्रिएटिविटी है ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएगी ना, क्योंकि हम कुछ भी चीज अपने तरीके से या हमें लगता है कि हम इसको बेटर कर सकते हैं, हम इसको कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें तो बस प्लान को फॉलो करते हुए चलना है। राइट, नेक्स्ट यहां पे आपका लिमिटेशन क्या कहता है कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग में जो है यहां पे क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। राइट, और इसके लिए हमें यहाँ पे एक्सपर्टाइज लोगों की जरूरत होती है, जिसके लिए यहाँ पे हमें ज्यादा कॉस्ट पे करना होता है। इनकी जो सैलरीज है, इनके जो पेमेंट्स है, वो काफी ज्यादा यहाँ पे हो सकता है। याद रखना, प्लानिंग में बहुत ज्यादा खर्चा भी होता है, प्लानिंग में बहुत ज्यादा समय भी जाता है। तो यस, इन केस ऑफ इमरजेंसीज या आपको अगर कोई चीज जल्दी में एग्जीक्यूट करनी है, प्लानिंग यहां पे करने का शायद ही आपको मौका मिले। लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, प्लानिंग करने से सक्सेस की गारंटी नहीं मिल सकती। काफी बार बिजनेस एनवायरनमेंट फैक्टर्स चेंज होने के कारण कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं आ गई, उसके कारण हो सकता है कि इवन आफ्टर प्लानिंग या प्लान को आपने प्रॉपरली फॉलो किया बट फिर भी आपका यहां पे ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स अचीव नहीं हुए। हाँ, प्लानिंग में समय जाता है, हाँ प्लानिंग में खर्चा होता है, फिर भी इसमें सक्सेस की गारंटी नहीं होती है।
अब बच्चे पूछते हैं मैम फिर प्लानिंग ही क्यों करना, मतलब पैसा भी डालो, समय भी डालो और फिर भी सक्सेस गारंटी नहीं, तो बिना प्लान किए काम तो करो। बात सही है, बट अगर आप प्लान करके काम को करते हो तो आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो अचीव हो सकते हैं उसके चांसेस बहुत ज्यादा है, और बिना प्लान के करोगे तो ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स अचीव नहीं होंगे, उसके चांसेस बहुत कम है और नुकसान हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, कंपनी डूब सकती है, वो अलग। और इसीलिए प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कुछ अनसर्टेनिटीज के कारण या मेजर चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट, जैसे अभी कोविड आ गया, ठीक है, या टर्की में या कहीं पे अर्थक्वेक आ गया। अब यहाँ पे अर्थक्वेक इतने हाई मैग्नीट्यूड का आया, जो लॉस हुआ वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे, हमें पता नहीं था, समझ रहे हो? तो हो सकता है गवर्नमेंट के प्लान्स तभी फेल हुए, बट ये हमेशा होता है क्या? बार बार हर साल हर महीने होता है क्या? नहीं। तो ऐसे सिचुएशंस आने की जो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, वो रेयर होता है। बट हाँ, ये बात है कि हम कभी भी अपने फ्यूचर को या चेंजेस को 100% एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और इसीलिए प्लानिंग जो है करने के बाद भी कितना भी अच्छा प्लान बना लो, ये आपको सक्सेस की गारंटी दे ही नहीं सकता। ठीक है, ये तो हुए आपके इंटरनल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब मैं अगर यहां पे बात करती हूं एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग की, तो सबसे पहले एक्सटर्नल लिमिटेशन ही है आपका यहां पे नेचुरल कैलामिटी। अब मान के चलिए यहां पे अर्थक्वेक्स है, फ्लड्स है, एक्सेट्रा, ये सारे क्या है? तो इनको हम कहते हैं नेचुरल कैलामिटीज। अब देखिए बेटा, नेचुरल कैलामिटीज ना हमारे कंट्रोल में है, ना हम इनको एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाते हैं, ना इनके लॉस से बच पाते हैं 100%। ठीक है, तो काफी बार बिकॉज ऑफ सडन नेचुरल कैलामिटीज, जैसे मैंने टर्की में अर्थक्वेक का एग्जांपल दिया, हाँ हमारी प्लानिंग्स फेल हो सकती है, राइट। नेक्स्ट यहां पे एक्सटर्नल लिमिटेशन क्या है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स है उसकी पॉलिसी चेंज हो गई। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए हम अपने कंपनी के पॉलिसी की बात करते हैं। तो हमारी कंपनी ने एक नई पॉलिसी निकाली, हमने सोचा कि हमको अपने सेल्स को बढ़ाना है, तो हम यहाँ पे जो है अपने प्रोडक्ट्स पे फ्लैट 20% डिस्काउंट ऑफर करेंगे। ठीक है, तो 20% डिस्काउंट के साथ हमने अपना प्रोडक्ट जो है यहाँ पे मार्केट में लॉन्च किया। अब हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसने यहाँ पे क्या किया, तो उसने फ्लैट 30% यहां पे डिस्काउंट जो है वो अनाउंस कर दिया। कितना? 30%। तो अब भाई मान के चलो कॉम्पिटिटर है तो प्राइसिंग में तो ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं, जैसे कोक और पेप्सी है तो प्राइसिंग में तो डिफरेंस हो नहीं सकता। मान के चलो कि यहां पे जो कोक है वो भी 50 रुपए की थी, ये भी 50 की थी, राइट। अब आफ्टर डिस्काउंट यहां पे 20% डिस्काउंट है तो ये 40 की हो जाएगी, राइट। और ये जो है 30% डिस्काउंट है तो ये 35 की हो जाएगी। तो बिकॉज यहां पे इसका प्राइस कम है तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो लोग हमारा प्रोडक्ट खरीदने के बदले कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट खरीदने चले जाएंगे। अब ये तो हमें पता नहीं था, ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं था, राइट। चलिए आगे जाते टू द नेक्स्ट, जो कि है यहां पे आपका चेंज इन टेस्ट, फैशन एंड ट्रेंड इन द मार्केट। अब देखिए बेटा, लोगों की पसंद, लोगों की चॉइस, फैशन, ट्रेंड, ये कभी भी चेंज हो सकती है। अब मैंने अगर कोई प्रोडक्ट बनाया, मैंने सोचा कि आजकल ये कलर है ना मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड में है, तो मैंने उस कलर का क्लॉथ मंगाया, उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे ड्रेसेस, शर्ट्स, पैंट्स, ये सारी चीजें बनवाई, फिर उसको पैकिंग किया। जब तक मार्केट में मैंने सप्लाई किया उसका फैशन चला गया। अब क्या करोगे? ठीक है, तो देखिए बेटा, काफी बार जो फैशन है, ट्रेंड्स है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर्स है, वो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। तो हाँ, मान के चलिए कि आपने करंट टेस्ट एंड प्रेफरेंस के मुताबिक प्रोडक्ट्स को बनाए और बाय द टाइम आपने बना के मार्केट में सप्लाई, ये देखो मैं प्लान करूंगी, उसमें समय लगेगा, फिर रिसोर्सेज अरेंज करूंगी, फिर प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट करूंगी, फिर पैकेजिंग करूंगी, ट्रांसपोर्टेशन करूंगी, तो आज सोचा और कल मार्केट में सप्लाई नहीं होगा, उसमें समय लगेगा। और ये समय के दौरान लोगों के जो टेस्ट है, प्रेफरेंस है, पसंद है, नापसंद है, चेंज हो सकता है और आपका प्रोडक्ट आउटडेटेड, ओल्ड फैशन,
पुराने जमाने का हो सकता है और फिर शायद वो बिके नहीं और हमें यहाँ पे क्लियरेंस सेल, फ्लैट 50% ऑफ इस पे बेचना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, तो दैट इज योर चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब देखिए बेटा, सेम ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है। बहुत बार ऐसे होता है कि हम एज अ कंपनी जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, बिकॉज नई टेक्नोलॉजी आई, उसमें कोई नए फीचर्स है, कुछ नया चीज है, हमारी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई, पुराने जमाने की हो गई। अब आउटडेटेड टेक्नोलॉजी या पुराने जमाने की चीज कौन खरीदेगा, समझ रहे हो? तो काफी बार बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस या अपग्रेडेशंस भी हमें यहाँ पे प्लानिंग में चेंजेस लाने पड़ सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे जाते हैं टू द लास्ट पॉइंट, जो कि है यहाँ पे चेंजिंग गवर्नमेंट और इकोनॉमिक पॉलिसी। अब देखिए बेटा, इकोनॉमिक कंडीशंस है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, वो हमारे हाथ में नहीं है। अगर मान के चलिए कि हमने यहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, गवर्नमेंट ने बोला प्लास्टिक बैन, और मेरे प्रोडक्ट में प्लास्टिक यूज होता है, अब तो क्या करोगे? राइट, मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनाया, उसमें चाइना का रॉ मटेरियल लगता है, गवर्नमेंट ने बोला चाइना के सारे आइटम्स बैन, अब क्या करोगे? तो गवर्नमेंट पॉलिसी अगर चेंज होती है, इकोनॉमिक पॉलिसी से इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होती है, तो भी चीजें हमारे हाथ में नहीं है। कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया, इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, लोगों के पास पैसे नहीं, लोग घर पे बैठे हैं, तो डिमांड क्यों करेंगे? हमने भर भर के इस बार फैशन आइटम बनाई थी, सोचा था शादी सीजन आएगी, खूब बिकेगी, कहां से बिकेगी? कहां से? तो ऐसे चेंजेस जो अनप्रिडिक्टेबल भी है और आपके कंट्रोल में भी नहीं है, इनके कारण आपके प्लान्स फेल हो सकते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस 100%। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है यहाँ पे प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि अगर प्रोसेस की बात करें तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 प्रॉपरली याद रखना बहुत जरूरी है। अब मैं सजेस्ट करूंगी कि प्रोसेस को आप यहाँ पे लॉजिकली समझे, जिसकी वजह से आपको इसको रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल ही ना पड़े। देखिए बेटा, जब भी हम प्लानिंग की बात करते हैं तो कोई भी चीज को प्लान करने के पहले प्लान किस चीज के लिए कर रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब ये तो ऐसे बात हुई कि मुझे मेरी मंजिल ही नहीं पता और मैं रास्ते पे निकल चली, तो राइट लू या लेफ्ट लू कैसे पता जब वही नहीं पता कि जाना कहां है कि नहीं? तो इसीलिए कभी भी कंपनीज के लिए ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स को यहाँ पे सेट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप भी क्या होता है, तो सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स जो है, हो सकता है कि जैसे मुझे मेरे सेल्स को 30% से नेक्स्ट ईयर तक बढ़ाना है, मुझे मेरे रेवेन्यू को 15% से यहाँ पे बढ़ाना है, मुझे मेरे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सेल्स को यहाँ पे 40% से बढ़ाना है, मुझे मेरे प्रोडक्शन में जो डिफेक्ट रेशियो है वो 20% से 6 महीने के अंदर कम करना है। तो हाँ, ऑब्जेक्टिव्स कोई भी एरिया में हो सकते हैं, राइट, बट याद रखना आपके ऑब्जेक्टिव्स हमेशा क्लियरली प्रॉपरली डिफाइंड होने चाहिए। तो सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव सबसे पहला स्टेप होता है इन द प्लानिंग प्रोसेस। उसके बाद एक बार मुझे पता चल गया कि मुझे करना क्या है, मेरा टारगेट क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, तब मैं आगे सेकेंड स्टेप पे जाती हूं, दैट इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है, तो एक तरीके से एनालाइजिंग बिजनेस environment and forecasting changes in the factors and forces of business environment। राइट तो यहाँ पे सबसे पहली और जरूरी चीज ये है प्लानिंग करते वक्त, ये देखो कि फ्यूचर में कौन से एरिया में क्या चेंजेस आने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके चेंजेस जो है वो प्लानिंग को इंपैक्ट या अफेक्ट जरूर करता है। तो प्लान बनाते वक्त ही अगर हम ये चेंजेस को समझ पाए, अगर इनका अंदाजा लगा पाए, अगर इनको फोरकास्ट कर पाए, हाँ मैं मानती हूं कि एक्यूरेटली पॉसिबल नहीं है, 19, 20, 20, 21 उतने चेंजेस होंगे, बट अगर पहले से हमें पता होगा तो उसके मुताबिक उनको एडजस्ट करते हुए आप पहले से प्लान बनाओगे।
राइट और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन चेंजेस को प्रेडिक्ट करना, इन चेंजेस को यहां पे समझना। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो लिस्टिंग ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स और ऑप्शंस टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। अब जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लेती हूं कि मान के चलिए मैंने यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव सेट किया था टू इंक्रीज सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट बाय 20% इन नेक्स्ट 1 ईयर। मुझे 1 साल के अंदर जो मेरा प्रोडक्ट है उसका सेल्स 20% से इंक्रीज करना है। अब ये सेल्स को बढ़ाने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 है कि मुझे यहां पे मेरा जो मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट जो है वो इंक्रीज करके मुझे मेरे सेल्स को बढ़ाना है। सेकेंड ऑप्शन है कि यहां पे मैं चेंजेस इन पैकेजिंग एंड प्रोडक्ट में थोड़े से मॉडिफिकेशंस लाके भी मेरे प्रोडक्ट के सेल्स को बढ़ा सकती हूं। तो जो भी मेरे पास ऑप्शंस है, मुझे ये सारे ऑप्शंस जिससे मैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकती हूं, सारे ऑप्शंस की एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट तैयार होने पे मुझे हर एक ऑप्शन को यहां पे इवैल्यूएट करना है। जैसे मेरे पास 2 ऑप्शन थे, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। तो अब मुझे देखना है कि इन दोनों में से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है। अब इसके लिए मुझे इन दोनों के कॉस्ट कंपेयर करने हैं, मुझे इन दोनों का जो रेवेन्यू है वो कंपेयर करना है। ठीक है, दोनों की जो पॉसिबिलिटी है या फीजिबिलिटी है कि उनके लिए जो रिसोर्सेज लगेंगे, जो प्रोसेसेस करने हैं, क्या वो मेरे पास अवेलेबल है, ये सारा चीज मुझे यहाँ पे चेक करना है। देखो, मैं हमेशा कहती हूं कि एक काम को करने के अनेक तरीके हो सकता है। आपको ये देखना है कि आपकी कंपनी के लिए, आपकी कंपनी के पास जो रिसोर्सेज है, जो चीजें अवेलेबल है, जो कॉस्ट है, टाइम है, उसके मुताबिक बेस्ट कौन सा है। मैंने हर एक ऑप्शन का यहाँ पे कॉस्ट, रेवेन्यू, सारी चीजें कैलकुलेट की। उसके बाद मुझे जो 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, इनमें से एक को सिलेक्ट करना है। मैं कहती हूं कि जो मेरे पास ऑप्शन 2 है उसमें यहां पे मुझे बेनिफिट ज्यादा है, उसमें जो कॉस्ट है वो कम है, बेनिफिट ज्यादा है, इसीलिए मैं ऑप्शन 2 को यहां पे सिलेक्ट कर रही हूं। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट किया, फिर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन किया सो दैट अकॉर्डिंगली आप प्लान को एडजस्ट कर सको। उसके बाद ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जितने भी ऑप्शन है उसकी एक लिस्ट बनाई, फिर हर एक ऑप्शन को कंपेयर करके इवैल्यूएट किया, फिर उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन आपको लगा आपने उसको सिलेक्ट किया। अब आपको बताया कि आपको कौन से तरीके से अपने सेल्स को बढ़ाना है। उसके बाद आप क्या करोगे, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। देखो बेटा, प्लान बनाना जितना जरूरी है ना, उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करना उतना ही जरूरी है। जो भी आपने स्टेप सीखे हैं, सीक्वेंस सीखे हैं, प्रोसेसेस लिखे हैं, सबको यहां पे फॉलो करना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉलो अप। देखो बेटा, फॉलो अप यहां पे क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है और जो इसके फैक्टर्स है वो यहां पे कैसे है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑलवेज डायनामिक, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो यहाँ पे अगर मान के चलो कोई सडन चेंजेस आ गए, कोई यहाँ पे अनसर्टनिटीज आ गए, जो आपने सोचा नहीं था, जो आपने प्रेडिक्ट नहीं किया था, वैसे चेंजेस आ गए, तो आपको अपने प्लान्स में मॉडिफिकेशंस, चेंजेस करने पड़ेंगे। इसके लिए कांस्टेंट फॉलोअप बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आई रियली होप कि ये प्रोसेस आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब हम जाएंगे टू द लास्ट पार्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जो कि है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स। सबसे पहले प्लान क्या है? देखो बेटा, प्लान एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जनरली, जो बताता है कि हमने कंपनी के लिए जो भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमने यहां पे सेट किए हैं, हम उसको कैसे अचीव करें। तो जैसे मान के चलिए कि मैंने यहां पे लिखा मेरा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैंने सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स यहां पे लिखे हैं कि भाई पहले हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर यहां करेंगे, फिर ये चीज करेंगे।
तो ये जो आपने पूरी एक फाइल, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम प्लान कहते हैं। और अगर इन प्लान्स की बात करी जाए तो जो आपके प्लान्स हैं उनको हम यहां पे बेसिकली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। देखो बेटा, सिंगल यूज प्लान की अगर यहां पे बात करें तो इसको हम एक तरीके से वन टाइम यूज प्लान भी कह सकते हैं। और जो यहां पे मेरा स्टैंडिंग प्लान है, इसको आप रिपीटेटिव प्लान भी कह सकते हो। मतलब जो सिंगल यूज प्लान है वो यूज एंड थ्रो प्लान की तरह है, एक बार यूज किया फिर उसकी रिक्वायरमेंट खत्म, फिर वो आगे जाके आपको कभी भी काम नहीं आएगा। जबकि जो मेरा स्टैंडिंग प्लान है वो रिपीटेटिवली, बार बार लगातार आपको यहां पे जब सेम सिचुएशन आएगी, सेम प्लान को बार बार रेगुलरली यूज करोगे, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? रिपीट यूज प्लान या रिपीटेटिव प्लान भी यहां पे कहते हैं, राइट? सिंगल यूज प्लान की जैसे मैंने बात करी तो इसको वन टाइम यूज प्लान भी कहा जाता है। ये उस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आप एक पर्टिकुलर गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव करो जो कि यहाँ पे फ्यूचर में रेकर नहीं होने वाला है। देखो बेटा, अगर कोई भी ऐसी चीज है जो बार बार लगातार होने वाली है तो उसके लिए हम एक बार प्लान बनाते हैं, जब भी जैसे भी वो सिचुएशन दोबारा रिपीट होती है हम सेम प्लान को इस्तेमाल करते हैं। बट अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई गोल है, कोई ऑब्जेक्टिव है जो दोबारा कभी नहीं आने वाला है, उसके लिए हम सिंगल यूज प्लान का इस्तेमाल करते हैं। प्लान यहां पे हमने डिजाइन किया, गोल अचीव किया, गोल खत्म, प्लान खत्म, ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, प्लान खत्म, फिर उसको दोबारा से हम यूज नहीं करेंगे और इसीलिए हम उसको क्या कर देंगे? डिस्कार्ड कर देंगे, फेंक देंगे कि बाबा अभी इसका जो इस्तेमाल है वो यहां पे खत्म हो गया। ठीक है, चलिए कुछ फीचर्स ऑफ सिंगल यूज प्लान देखते हैं सो दैट हम इसको और बेहतर समझ सके। सबसे पहला फीचर क्या कहता है कि ये एक ही बार इस्तेमाल होता है, इसके लिए हम इसको सिंगल यूज प्लान कहते हैं। साथ ही साथ ये कोई स्पेसिफिक सिचुएशन या एक स्पेसिफिक गोल या ऑब्जेक्टिव के लिए बनता है। मैं एक गोल सेट करती हूँ, उसके लिए प्लान बनाती हूँ, गोल खत्म, यहाँ पे प्लान खत्म। थर्ड फीचर क्या कहता है कि ये डिस्कार्ड हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि जैसे सिचुएशन जिसके लिए ये प्लान बनाया गया है, सिचुएशन खत्म तो इस प्लान की हमें आगे कोई जरूरत नहीं होती है और इसीलिए हम ये प्लान को रफा दफा कर देते हैं, फेंक देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फीचर क्या कहता है कि एवरी टाइम जैसे नई सिचुएशन आती है नया प्लान बनता है। ठीक है, एक सिचुएशन आई, उसके लिए प्लान बनाया, प्लान फेंक दिया। अब नई सिचुएशन आई, उसके लिए नया प्लान बना, फेंक दिया। फिर नई सिचुएशन आई, नया प्लान बना, फेंक दिया। तो ये सिचुएशंस जो है सिमिलर नहीं होती, डिफरेंट होती है हर बार और इसीलिए इन सिचुएशंस के मुताबिक एवरी टाइम यहां पे डिफरेंट प्लान्स को डिजाइन किया जाता है, राइट? दूसरा ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ प्लान्स में आता है आपका यहाँ पे स्टैंडिंग प्लान, जिसको हम यहाँ पे रिपीट यूज प्लान भी कहते हैं, क्योंकि बनता एक बार है, यूज इसका रिपीटेटिव बार बार लगातार हो सकता है। ये उन सिचुएशंस के लिए बनते हैं जो रिपीट होती है, जो बार बार यहाँ पे ओकर कर सकती है। तो मैंने एक सिचुएशन के लिए प्लान बनाया, सिचुएशन आई, प्लान का इस्तेमाल किया, रख दिया। वापस सेम सिचुएशन आई, सेम प्लान का इस्तेमाल किया, रख दिया। वापस सेम सिचुएशन आई, प्लान का इस्तेमाल किया, रख दिया। तो इनको हम क्या कहते हैं? रिपीटेटिव या तो स्टैंडिंग प्लान कहते हैं। उसके कुछ फीचर्स की बात करें तो जैसे पहला ही फीचर्स कहता है कि रिकरिंग प्लान्स होते हैं जो रिपीटेटिवली बार बार सेम सिचुएशन जब भी आती है इसको यहाँ पे यूज किया जाता है। इसका कोई भी फिक्स टर्म पीरियड नहीं होता है, जब तक वो सिचुएशन बार बार आती है तब तक इसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट? ये स्टेबल है, ये बार बार चेंज नहीं करने पड़ते, इसको आप लंबे समय के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो प्लान से एक तरीके से गाइडलाइंस होते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे स्मूथली सिस्टमैटिकली रन कर सके। ठीक है, चलिए इन्हीं प्लान्स की यहाँ पे सब टाइप्स पढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि कौन सा सिंगल यूज प्लान है, कौन सा स्टैंडिंग प्लान है। तो आपको ये भी क्लासिफिकेशन याद रखना है कि कौन सा सिंगल यूज प्लान में आता है, कौन सा यहाँ पे स्टैंडिंग प्लान में आता है। सबसे पहले अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटेजी की बात करूं, रिपीट कर रही हूं, सबसे पहले अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटेजी की बात करूं
ना ये सिंगल यूज प्लान है, ना ये स्टैंडिंग प्लान है। ठीक है, याद रखना। अब बच्चे बोलते हैं मैम ऐसा क्यों, ये सिंगल यूज भी नहीं है, ये स्टैंडिंग भी नहीं है, बट ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम प्लान्स को सिंगल यूज या स्टैंडिंग में क्लासिफाई करते हैं, वो सिर्फ उन प्लान्स को करते हैं जो ऑपरेशनल लेवल पे, फैक्ट्री लेवल पे, प्रोडक्शन लेवल पे एक्सेट्रा यूज होता है। यहां पे जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो स्ट्रेटेजी है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिजाइन करता है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और इसीलिए हम इसको सिंगल यूज या स्टैंडिंग दोनों में नहीं क्लासिफाई कर सकते। तो याद रखना, जो ऑब्जेक्टिव है दे आर नाइदर सिंगल यूज नॉर स्टैंडिंग प्लान, ना सिंगल यूज है ना ही वो स्टैंडिंग प्लान है। ठीक है, जब भी हम यहां पे ऑब्जेक्टिव्स डिजाइन करें, उसमें स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स डिजाइन करना बहुत जरूरी है। मतलब क्या कि ऑब्जेक्टिव्स में ये 5 फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स जो है स्पेसिफिक होने चाहिए। मुझे सेल्स बढ़ाना है, किसका? अगर मेरी कंपनी 5 प्रोडक्ट बनाती है तो 5 का सेल्स बढ़ाना है, या उनमें से 4 प्रोडक्ट अच्छे बिक रहे हैं, 1 प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, तो उसका मुझे सेल्स बढ़ाना है? ये बताओ, स्पेसिफाई करो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, ऑब्जेक्टिव जो है मेजरेबल होना चाहिए। मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ नहीं हुआ मैं तभी पता कर पाऊंगी जब मैं उसको मेजर कर पाऊंगी। मेरी कंपनी को मुझे बड़ा करना है, कितना? मेरी कंपनी का मुझे रेवेन्यू बढ़ाना है, कितना? मैं बोलती हूँ 10%, हाँ, तो साल के अंत में मैं मेजर कर सकती हूँ कि 10% रेवेन्यू बढ़ा या नहीं बढ़ा। बढ़ा मतलब ऑब्जेक्टिव अचीव किया, नहीं बढ़ा मतलब ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया। थर्ड चीज, ऑब्जेक्टिव्स हमेशा अचीवेबल होने चाहिए। वो कहावत है ना, पैर उतने ही फैलाओ जितनी चद्दर हो, बराबर है। तो मुझे पता है कि मेरी कंपनी के पास कितने रिसोर्सेस है, क्या पोजीशन है, तो मैं उस मुताबिक टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव सेट करूंगी ना। मैं ऐसा नहीं कहती कि चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए, एकदम इजी पीजी होना चाहिए, नहीं, बट इतना भी हाई फंड ऑब्जेक्टिव मत सेट करो जो आपको मालूम है पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं कहती हूं कि मैं दिन का 4 घंटा पढ़ूंगी, कर सकते हो? मैं दिन का 6 घंटा पढ़ूंगी, ये कर सकते हो? मैं दिन का 10 घंटा पढ़ूंगी, कर सकते हो? मैं दिन के 21 घंटे पढ़ूंगी, पॉसिबल है क्या? एक दिन कर भी लोगे, कितने दिन कर पाओगे? तो काम वही करो, टारगेट ऐसे सेट करो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो वो रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड होने चाहिए। देखो बेटा, ऑब्जेक्टिव में रेलेवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप यहां पे इसको सेट करो, और टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट है। मुझे रेवेन्यू बढ़ाना है, 1 साल में बढ़ाना है, 2 साल में बढ़ाना है, 10 साल में बढ़ाना है कि 25 साल में बढ़ाना है? 10% रेवेन्यू बढ़ाना है तो 10 साल में बढ़ा लेंगे, नहीं, 1 साल में करना है, 5 साल में करना है, 10 साल में करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है यहाँ पे फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव में सबसे पहली चीज क्या कहता है कि ऑब्जेक्टिव्स बताए कि एज अ कंपनी आप क्या अचीव करना चाहते हो। प्लानिंग की शुरुआत भी सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव से होती है और उसका एंड रिजल्ट भी अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव से होता है। मैं प्लानिंग की शुरुआत करती हूं बाय सेटिंग टारगेट। जब मैं टारगेट को अचीव कर लेती हूं तब मेरा प्लान खत्म होता है। तो शुरुआत भी ऑब्जेक्टिव से होगी, अंत भी ऑब्जेक्टिव से होगा। नेक्स्ट फीचर क्या कहता है कि ऑल द एक्टिविटीज आर गाइडेड टुवर्ड्स प्लानिंग। देखो, ऑब्जेक्टिव जब आप सेट करते हो, राइट, तो ऑब्जेक्टिव के मुताबिक ही प्लानिंग का हर एक स्टेप होता है। मैं प्लानिंग में जो भी डिसीजंस लेती हूं ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे लेती हूं कि भाई मेरे पास 2 ऑप्शन है, किससे ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, मुझे ये करना है, क्या इससे ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। हर डिसीजन इन द प्लानिंग ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे लिया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव एक गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस है कि एज अ बिजनेस आप कब, कहां, क्या, कैसे करोगे, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हर एक एक्टिविटी, चाहे वो मैनेजमेंट की हो, चाहे वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हो, सबका काम होता है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव्स यहां पे डिसाइड करता है द फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन
कि भाई कल उठ के हम क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, कौन क्या करेगा, हर एक डिपार्टमेंट में क्या एक्टिविटीज होंगी, ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फीचर कहता है कि ये जो है जनरली टॉप लेवल मैनेजमेंट सेट करता है। जो हमने फंक्शंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, उसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम था टू डिसाइड और प्लान द गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज फॉर द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, अगर यही ऑब्जेक्टिव्स या टारगेट मुझे डिपार्टमेंट लेवल पे सेट करना है तो मिडिल लेवल करेगा, बट पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सेट करना है तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होगा, राइट। उसके बाद आपका सेकेंड प्लान आता है स्ट्रेटजी। अगेन मैं यहां पे स्ट्रेटजी की बात करूं तो सेम चीज अप्लाई होती है, नाइदर सिंगल यूज नॉर स्टैंडिंग प्लान। ठीक है, यहां पे अगर स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो वही कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है, कॉम्प्रिहेंसिव या कॉम्प्लेक्स प्लान होता है, जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारी एक्टिविटीज यहां पे मिलकर एक स्ट्रेटेजी को बनाया जाता है। स्ट्रेटेजी जो है आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर बेस्ड होती है। पहले मैं ऑब्जेक्टिव बनाती हूं, फिर वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करूंगी, उसके लिए मैं एक स्ट्रेटेजी जो कि एक कॉम्प्लेक्स प्लान है उसको मैं यहां पे डिजाइन करती हूं। स्ट्रेटेजी की अगर बात करें तो उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। एक, मैं बिजनेस के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को यहां पे डिटरमाइन करूं। दूसरा कि भाई मैं इनको अचीव करने के लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो कर रही हूं वो यहां पे बताओ। और तीसरा, मेरे पास एक कंपनी में जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको मैं कहां, कब, कैसे इस्तेमाल करूंगी सो दैट मैं मेरे ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकूं, ये भी स्ट्रेटेजी में मेंशन्ड होता है। ठीक है, साथ ही साथ बेटा अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करूं तो ये भी आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है, क्योंकि ये भी पूरे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बनता है। और स्ट्रेटेजी बनाने के पहले भी बिजनेस एनवायरनमेंट, उसमें आने वाले चेंजेस को प्रेडिक्ट करना, फोरकास्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मुझे अगर मान के चलो सेल्स बढ़ाना है तो कौन से एडवर्टीजमेंट मीडिया के द्वारा एडवर्टीजमेंट करूंगी, कौन सी प्रमोशनल टेक्निक इस्तेमाल करूंगी, कौन सा चैनल्स और डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करूंगी, ये पूरा जो हम प्लान बनाते हैं दैट इज अ स्ट्रेटेजी। याद रखना, स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव के ऊपर बनती है, तो पहले ऑब्जेक्टिव सेट होगा, फिर उसको अचीव करने के लिए यहां पे स्ट्रेटेजी बनेगी। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं अब 2 फीचर्स ऑफ स्ट्रेटेजी, जहां पे पहला फीचर कहता है कि वो ब्लूप्रिंट, एक नक्शे के तौर पे है, जो पूरे बिजनेस में क्या एक्टिविटीज होंगी, रिसोर्सेज कहां पे एलोकेट होंगे, कब कौन सा काम होगा, ये एक तरीके से बताती है। नेक्स्ट फीचर क्या कहता है कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट के मुताबिक बनाई जाती है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट में आने वाले हर एक चेंजेस जो है आपकी स्ट्रेटेजी को यहां पे इंपैक्ट करेंगे। थर्ड फीचर कहता है कि स्ट्रेटेजी जो है फ्यूचर डिसीजन मेकिंग को यहां पे डायरेक्ट करती है, कि लॉन्ग रन में आप क्या डिसीजंस लोगे, कब लोगे, कैसे लोगे, ये आपकी स्ट्रेटेजी डिटरमाइन या डिसाइड करती है। साथ ही साथ एक स्ट्रेटेजी जो है ब्रॉड कॉन्टोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन देती है कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप अपने रिसोर्सेज कहां पे अलोकेट करोगे, आप क्या कोर्स ऑफ एक्शन अपनाओगे, आप किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को यहां पे अचीव करोगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे जाते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो आपकी स्ट्रेटेजीज है, राइट, एक तरीके से यहां पे आइडेंटिटी इन द बिजनेस एनवायरनमेंट जो है। ठीक है, देखो बेटा, मान के चलिए जैसे कोई भी अगर एक बिजनेस है, मैं अगर एक बिजनेस का गोल सेट करती हूँ, ऑब्जेक्टिव सेट करती हूँ, तो मुझे पता है कि वो अचीव करना आसान नहीं है, क्योंकि मैं जब जो सोचूंगी वही चीजें तो नहीं होगी। बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होगा, सिचुएशन चेंज होगी, लोगों की पसंद नापसंद चेंज होगी, ये हर एक चीज को मुझे यहाँ पे चैलेंजेस को पार करते हुए मेरे ऑब्जेक्टिव के पास जाना है और उसको अचीव करना है, राइट। तब किस तरीके की स्ट्रेटेजीज बनाते हो ना बेटा, वो एक बिजनेस की एक पहचान बनाती है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो है, वो डिसीजन जैसे अपना ऑर्गेनाइजेशन जो है सेम बिजनेस करेगा क्या, क्या नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा क्या, किस तरीके से मार्केट चैलेंजेस के साथ डील करेगा, इसके लिए मेजर स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है। तो बहुत सारे जो मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं। स्ट्रेटेजी प्लान करने के बाद ही ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे अनाउंस करती है। ठीक है,
चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान, जो कि है यहाँ पे पॉलिसी। सबसे पहली चीज, पॉलिसी एक टाइप ऑफ स्टैंडिंग प्लान है। कौन सा प्लान है? स्टैंडिंग प्लान, मतलब रिपीट यूज प्लान है। यहां पे पॉलिसी की अगर बात करूं, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम, या ध्यान से सुनो, याद रखना, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो रिपीटेटिव है, उसके साथ डील करने के लिए जो हम एक तरीका अपनाते हैं उसको कहते हैं पॉलिसी। एक एग्जांपल देती हूं। मान के चलिए कि मेरे साथ या मेरे बिजनेस में एक रिपीटेटिव प्रॉब्लम ये है कि मैं उधारी पे चीजें देती हूं। हम लोग उधारी पे लेके तो जाते हैं, प्रॉमिस करते हैं इस दिन दे देंगे, 1 तारीख को दे देंगे, फलाना करेंगे, ढिंकाना करेंगे। अब जैसे पैसे देने की बारी आती है, फोन करते रहो, बुलाते रहो, फोन करते रहो, बुलाते रहो, पीछे जाओ, आगे जाओ, ये करो, बहुत मचमच होती है पैसा वसूलने में। अब उसमें समय भी जाता है, रिसोर्सेस भी जाता है, कंटाल भी जाती हूं मैं, काफी बार नुकसान भी होता है, पैसे भी डूबते हैं। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बार बार मेरे साथ होती है। मैंने सोचा एक पॉलिसी बना ली, नो क्रेडिट सेल्स, बात ही खत्म, क्रेडिट सेल्स करेंगे नहीं, क्योंकि ये रिकरिंग प्रॉब्लम है ना। तो इसके साथ एक पॉलिसी बना के मैंने एक जनरल रिस्पॉन्स बना दिया कि नो क्रेडिट सेल्स। हाँ ठीक है, तो ऐसा कोई भी एक जनरल रिस्पॉन्स है टू अ रिपीटेटिव प्रॉब्लम या सिचुएशन, तो इसको हम पॉलिसी कहते हैं। तो रिटर्न पॉलिसी, ठीक है, क्रेडिट पॉलिसी, नो क्रेडिट पॉलिसी, ये सारे उसके एग्जांपल्स है। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ प्लान है, जो अगेन एक टाइप ऑफ स्टैंडिंग प्लान है, उसको हम यहां पे कहते हैं प्रोसीजर। सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड प्रोसीजर का यहां पे होगा कि प्रोसीजर में जो है स्टेप्स, या तो आप कह सकते हो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स यहां पे इन्वॉल्व होते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 जैसे प्रोसेसेस होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। प्रोसीजर क्या होता है? तो कोई भी एक कंडीशन या एक प्रोसेस को हैंडल करने के लिए हम जो पहले से स्टेप्स डिजाइन करते हैं उसको कहते हैं प्रोसीजर। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज है, अब उसमें हर साल जैसे रिजल्ट लगता है, बच्चे एडमिशंस लेने के लिए आते हैं, तो मैंने एक एडमिशन प्रोसीजर बना दिया है जो मैं बच्चों को पहले से बता देती हूं कि अगर आप हमारे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो या अप्लाई करना चाहते हो तो ये प्रोसीजर है। स्टेप 1 इधर जाओ, स्टेप 2 ये फॉर्म लो, स्टेप 3 इसको भरो, स्टेप 4 इसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करो, स्टेप 5 उसको इधर सबमिट करो, स्टेप 6 उसका रिसीट लो, स्टेप 7 मेरिट लिस्ट लिखो। हर साल जब भी एडमिशन की बारी आएगी, सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए बच्चे एडमिशन लेंगे और हम बच्चों को एडमिशन देंगे। प्रोसीजर, the procedure to apply for a credit card, the procedure to open a bank account, the procedure to take admission in a school, procedure step wise। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे क्या है? तो दैट इज अगेन अ स्टैंडिंग प्लान, जो कि है आपका यहां पे मेथड्स। अब देखिए मेथड क्या है? तो कोई भी काम करने का एक स्पेसिफाइड तरीका। देखो जैसे मैं हमेशा बार बार क्या बोलती हूं कि एक काम को करने के अनेक तरीके होते हैं, बट हर एक व्यक्ति डिफरेंट तरीके से तो सेम काम को एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर सकता। इसीलिए हम पहले से डिफाइन कर देते हैं कि कौन से मेथड को इस्तेमाल करके हम यहां पे काम करेंगे। जैसे आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड है, आप कौन सा मेथड फॉलो करोगे ये आपको डिसाइड करना है। एक बार ये मेथड डिसाइड हो जाता है, हर बार इन द सेम प्रोसेस रिपीटेटिवली इसी मेथड को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है आपका यहां पे रूल्स। राइट, रूल्स अगेन अ टाइप ऑफ स्टैंडिंग रिपीट यूज प्लान है। रूल्स का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें कोई भी चेंजेस, कोई भी मॉडिफिकेशन, कोई भी बदलाव यहां पे अलाउड नहीं है। ये कंपल्सरी, मैंडेटरी फॉर ऑल है। आप इसमें डिस्क्रिशन बदलाव, थोड़ा इधर थोड़ा इधर ऐसा चलेगा नहीं, यहां पे कर सकते। तो रूल्स की अगर बात करो तो वो यहां पे आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते, ये यहां पे आपको बता देता है। जैसे स्कूल में रूल होता है कि आईडी कार्ड पहनना कंपलसरी है, स्कूल यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी है, स्कूल के शूज जो है वो यहां पे पहनना कंपलसरी है।
स्कूल में जो है यहाँ पे टिफिन बॉक्स कैरी करना अपना खुद का कंपलसरी है, रूल्स। और ऐसा नहीं होता कि एक दिन नहीं किया तो चलेगा ना, नेवर। कोई भी डिस्क्रिशन, कोई भी चेंजेस, मॉडिफिकेशन रूल्स में कभी भी अलाउड नहीं होते, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं और अगर नहीं फॉलो किया तो उसके लिए पनिशमेंट्स, पेनल्टी, स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो दैट इज प्रोग्राम्स। आप थोड़ा गौर करो क्योंकि प्रोग्राम एक सिंगल यूज प्लान है। अगर मैं प्रोग्राम की बात करूं तो प्रोग्राम एक बहुत ही खास टाइप ऑफ प्लान है क्योंकि इसमें ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड रूल्स है। अभी तक हमने जितने टाइप ऑफ स्टैंडिंग प्लान पढ़े ना, ऑब्जेक्टिव पढ़ा, ऑब्जेक्टिव तो चलो ना सिंगल यूज है ना स्टैंडिंग है, बट उसके बाद हमने पॉलिसीज पढ़ी, उसके बाद हमने प्रोसीजर पढ़ा, उसके बाद रूल्स पढ़ा। इन सबको मिलाकर हम जो प्लान बनाते हैं उसको हम यहाँ पे एक प्रोग्राम कहते हैं, राइट। प्रोग्राम जो है, जैसे मुझे अगर एक शॉपिंग मॉल कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए मैंने बनाया, मुझे कोई एक नया डिपार्टमेंट बनाना है, मुझे कोई एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे कैरी आउट करना है तो उसके लिए प्रोग्राम्स को बनाया जाता है। हर एक प्रोग्राम उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, इसलिए हर बार एक नए प्लान को यहाँ पे डिसाइड किया जाता है या डिजाइन किया जाता है, तभी इसको मैं सिंगल यूज प्लान कहती हूं। इसका मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स वही है कि वो डिफरेंट प्लान्स को कंबाइन करके ही यहां पे बनता है। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप ऑफ प्लान यहां पे क्या है, तो बजट। अगेन जो एक सिंगल यूज प्लान है, बजट का मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बजट सिर्फ एक लौता ऐसा प्लान है जो नंबर्स में, न्यूमेरिकल टर्म्स में यहां पे गिवन होगा। बजट एग्जैक्टली यहां पे क्या है, तो बजट एक स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट है जो याद रखना न्यूमेरिकल टर्म्स में यहां पे मेंशन होगा और इसीलिए हम इसको इजीली मेजर कर सकते हैं कि क्या बजट हमने यहां पे अचीव किया या नहीं किया। जैसे मान के चलो एक बेसिक एग्जांपल है, मैं सेल्स बजट डिजाइन कर रही हूं, मैं कहती हूं कि इस साल में 1 लाख रुपए का यहाँ पे 1 लाख यूनिट्स, दिस इज नॉट रुपीज, ठीक है, ये आपकी क्वांटिटी है, तो मैं 1 लाख यूनिट बेचूंगी, 20 रुपया पर यूनिट चार्ज करूंगी, तो मेरा सेल्स का बजट है 20 लाख रुपया। अब क्या मैंने 1 लाख यूनिट बेचा, क्या 10 रुपए पे एक बेचा, क्या मैंने 20 लाख का सेल्स किया, पता चल जाएगा। बजट यहां पे अचीव किया, प्लान अचीव किया, ऑब्जेक्टिव अचीव किया, नहीं किया, पता चल जाएगा। सिंपल सी बात है। अब देखो, मैंने आपको बोला था कि कौन सा सिंगल कौन सा स्टैंडिंग याद रखना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी, ना सिंगल ना स्टैंडिंग, हटा दो। अब सिंगल यूज दो ही है, एक आपका बजट और दूसरा आपका यहां पे प्रोग्राम। तो प्रोग्राम सिंगल यूज है, बजट सिंगल यूज है, उसके अलावा जो भी बचे, चाहे वो प्रोसीजर हो, चाहे वो पॉलिसी हो, चाहे वो रूल्स हो, सारे कौन से बन गए, स्टैंडिंग। तो ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी छोड़ दो, बजट और जो आपका यहां पे प्रोग्राम है सिंगल यूज है, उसके अलावा जो भी बचे वो कौन से बन गए, स्टैंडिंग। ठीक है, चलिए भाई, जैसे हमने प्रॉमिस किया था कि एमसीक्यूज तो एंड में जरूर प्रैक्टिस होंगे, तो आज के एमसीक्यूज की यहां पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जहां पे सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन इन्वॉल्व होता है। तो जब भी सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यस, हमेशा वो प्लानिंग की बात आती है, क्योंकि प्लानिंग के प्रोसेस का ही सबसे पहला स्टेप है सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ प्लानिंग। तो इनमें से प्लानिंग का कौन सा बेनिफिट नहीं है, कि प्लानिंग जो है ओवरलैपिंग ऑफ वेस्टफुल एक्टिविटीज रिड्यूस करता है, हाँ भाई ये तो बेनिफिट है। प्लानिंग जो है डायरेक्शन देता है, हाँ भाई। प्लानिंग रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज रिड्यूस करता है, हाँ भाई। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, भाई ये तो फीचर है ना, फीचर या तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बेनिफिट थोड़ी है। तो इसके लिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। What is known as a primary function of management? प्राइमरी या फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है मेरे दोस्त, प्लानिंग, POSDEC। तो P बोले तो प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following is not a feature of planning? Is not a feature of planning. प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, हाँ भाई है। प्लानिंग परवेसिव है, हाँ भाई है। प्लानिंग जो है एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड करता है फॉर कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, ये तो भाई फीचर नहीं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग है और इसीलिए ये करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्लानिंग कैन नॉट फोरसी एवरीथिंग एंड दस देयर मे बी ऑब्स्टैकल्स टू इफेक्टिव प्लानिंग। कौन सा लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग है? प्लानिंग हर एक चीज को फोरकास्ट नहीं कर सकता, इसके लिए जो चेंजेस आते हैं उससे प्लानिंग में दिक्कत आ सकती है। मतलब प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरमेंट। जब मैं कहती हूं हर चीज आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हर चीज आप फोर्स ही नहीं कर सकते, मतलब मैं डायनामिक या चेंजेस, फ्रीक्वेंट चेंजेस, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग की यहां पे बात कर रही हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट जस्ट बिकॉज अ प्लान हैज वर्कड बिफोर इट विल वर्क अगेन। अब ये कौन सा लिमिटेशन है कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। एक बार आपका प्लान काम कर गया तो हर बार प्लान काम करेगा, क्या इसकी गारंटी है? ना ना ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू विथ रेफरेंस टू प्लानिंग। प्लानिंग एक प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग है। हाँ भाई, कंट्रोलिंग करने के लिए प्लानिंग की जरूरत है। प्लानिंग डज नॉट लीड टू रिजिडिटी। ना 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 ना, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। एक प्लान बना तो उसको बदल नहीं सकते, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, उसको चुपचाप फॉलो करना है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, इसीलिए ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आइडेंटिफाई, देखो आया ना प्रोसेस पे क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्लानिंग प्रोसेस। पहला स्टेप कौन सा है? तो सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया क्योंकि उसमें है इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स। अब एक बार ऑब्जेक्टिव सेट हुआ, फिर आप डेवलपिंग प्रीमाइसेस करते हो। अब इसमें तो ऑब्जेक्टिव्स के बाद आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव्स, तो ये भी कैंसिल हो गया। थर्ड स्टेप है यहां पे डेवलपिंग प्रीमाइसेस के बाद आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, उसके बाद इवैल्यूएटिंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स। तो पहले एक बार आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया, फिर आपने यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस फोरकास्टिंग किया, फिर आपने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढा, फिर ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट किया, फिर उसमें से सिलेक्ट किया, फिर उसको इंप्लीमेंट किया, फिर फीडबैक। तो फीडबैक तो भाई लास्ट है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द रिप्रेजेंट द एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग। तो भाई जैसे मैंने बोला था प्लानिंग की शुरुआत भी ऑब्जेक्टिव से होती है एंड एंड भी अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव से यहां पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्ट्रेटेजी इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो भाई स्ट्रेटेजी बनती है किसके बेसिस पे? तो ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे बनती है। तो पहले ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं, फिर उसको कैसे अचीव किया जाएगा उसके लिए कॉम्प्लेक्स प्लान बनाया जाता है जिसको हम स्ट्रेटेजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्ट्रेटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान व्हिच विल नॉट इंक्लूड व्हाट ऑफ द फॉलोइंग। अब स्ट्रेटेजी में कैसे रिसोर्सेज अलोकेट करोगे? हाँ भाई ये चीज आती है, एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन आता है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन होते हैं। तो भाई स्ट्रेटेजी में द एंड्स व्हिच द मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव बाय इट्स ऑपरेशंस नहीं होता है। ये एंड्स तो भाई क्या है? तो ये आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द डिटेल द एग्जैक्ट मैनर इन विच एनी वर्क इज टू बी परफॉर्म। तो कोई भी काम को करने का एक डेफिनेट तरीका, इसको हम कहते हैं प्रोसीजर। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इसी प्रोसीजर में यहां पे मेंशन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इट हेल्प्स टू सेव टाइम, मनी एंड एफर्ट एंड इंक्रीजेस एफिशिएंसी। भाई ये आपका मेथड करता है, याद रखना। देखो बेटा, हर एक काम को करने के अनेक तरीके होता है, बट हम उस मेथड को चूज करते कभी भी जिसमें हमारा सबसे कम समय और सबसे कम खर्चा हो या कॉस्ट हो या रिसोर्सेस लगे। तो हम एक बार एक मेथड को जब सिलेक्ट कर देते हैं तो रिपीटेटिवली बार बार लगातार सभी लोग उसी मेथड को यूज करते हैं, जैसे वर्कर्स की स्पेशलाइजेशन भी आती है, एफिशिएंसी भी आती है और उससे समय, पैसे और मेहनत की यहां पे बचत भी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इट इज अ प्लान विच क्वांटिफाइज। एक क्वांटिफाई बोला ना, मतलब यहाँ पे नंबर्स की बात की ना, तो एक ही प्लान है जो नंबर्स में चलता है, जो क्वांटिफाई कर सकते हैं, और वो बजट है। मैंने आपको पहले ही बताया कि बजट का वो वन ऑफ द मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडिंग प्लान। मतलब कौन सा सिंगल यूज प्लान है इन शॉर्ट। तो दो ही सिंगल यूज प्लान है, प्रोग्राम और बजट। तो क्या इधर प्रोग्राम और बजट दिख रहा है? हाँ भाई यहां दिख रहा है, तो सीधा उसको मार्क कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगल यूज प्लान। तो इसमें से भाई सिंगल यूज प्लान दो ही है, बजट और प्रोग्राम। तो भाई कौन सा सिंगल यूज प्लान नहीं है? तो मेथड। इसीलिए सिंगल यूज प्लान और ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी नाइदर सिंगल नॉट स्टैंडिंग, याद रखना, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रोमैक्स जो इंडिया के सबसे लार्जेस्ट मोबाइल हैंडसेट सेलर कंपनी है, उसने लो कॉस्ट चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग यहां पे लॉन्च करा विद स्मार्ट पैकेजिंग एंड फीचर्स, जिसमें लॉन्ग लास्ट बैटरीज है, डुअल सिम है, फंक्शनैलिटी है, एक्सेट्रा, सो दैट वो उनका जो मेन एम है 20% मार्केट शेयर इन इंडिया बढ़ाने का, उसको यहां पे अचीव कर सके, राइट? तो यहां पे कौन से 2 टाइप्स ऑफ प्लान्स मेंशन्ड है? सबसे पहले तो मुझे मार्केट शेयर 20% से बढ़ाना है, ये तो मेरा क्या है, दिस इज माय ऑब्जेक्टिव। और ये मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी डिजाइन की कि क्यों ना हम ऐसे फोन बनाए जो सस्ते भी है और जिसमें इतने एडवांस फीचर्स भी है। तो यहां पे आपका सही ऑप्शन क्या है? दैट इज ऑप्शन ए, स्ट्रेटेजी एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा आज का वन शॉट सीरीज है प्लानिंग चैप्टर की, वो यहाँ पे होती है खत्म। दोबारा बहुत ही जल्द मिलेंगे हम आगे के चैप्टर्स के साथ, बट तब तक तैयारी जोरों शोरों से शुरू रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, और अभी के लिए यहीं पे बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।